टू ऑल स्टूडेंट्स। हम टैक्सोनॉमी शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 फर्स्ट ग्रेड का। चैप्टर 1 कर दिया है सिलेबस से और चैप्टर 2 कर रहे हैं। बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग होता है बायोस और लॉगी मतलब एनिमल और लॉगी मतलब होता है टू स्टडी। तो एनिमल की स्टडी हम या जीव की अध्ययन हम करते हैं। इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक तो है बॉटनी, दूसरी है जूलॉजी। पहली बॉटनी जिसका हम प्लांट की स्टडी करते हैं, जूलॉजी में एनिमल की स्टडी करते हैं, बेसिक्स हैं सारे। फिर फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस और फादर ऑफ जूलॉजी है एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल और टैक्सोन मतलब होता है ग्रुप और नॉमोज यानी होता है नामकरण। तो टैक्सोनॉमी वर्ड देने वाले कौन थे? एपिडी कंडोले। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस को हम कहते हैं। उसके बाद टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद स्पेसिमेन का नॉमेनक्लेचर देखते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन, तीनों की स्टडी करते हैं, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया? फ्रेंच बॉटनिस्ट थे एपिडी कंडोले और उनकी एक बुक थी थ्योरीज एलिमेंट्री दी बॉटेनिका। तो ये उनकी बुक का नाम था और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल को कहते हैं, लेकिन मॉडर्न अगर टैक्सोनॉमी फादर पूछें तो हम किसको कहेंगे? कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस को कहेंगे। उसके बाद सिस्टमैटिक शब्द जो है, जब भी पढ़ेंगे आगे ये वाला शब्द, वो भी किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। क्यों? इसीलिए हम इसको मॉडर्न फादर कहते हैं, क्योंकि अगर टैक्सोनॉमी के साथ यानी इन तीनों के साथ अगर हम इन तीनों की भी स्टडी करें, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के साथ अगर स्पेसिमेन के बीच का इंटर रिलेशनशिप पढ़ें, उनके बीच के डिफरेंसेस पढ़ें और उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की स्टडी करें या फाइलोजेनेटिक स्टडी करें, तो ये तीनों मिला के जब टैक्सोनॉमी के साथ इन तीनों को मिला दिया जाता है तो क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। और ये सिस्टमैटिक्स वर्ड देने वाले भी कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। इसीलिए इनको मॉडर्न फादर कहा जाता है टैक्सोनॉमी का। और अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कौन है? अरस्तु। और मॉडर्न फादर पूछे तो कैरोलस लिनियस। फिर इंडियन फादर पूछा जाए कि इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कौन है? भारतीय टैक्सोनॉमी के पिता शांतापाउ, एच शांतापाउ। अगर इंडियन पूछा जाए तो कौन है? एच शांतापाउ। उसके बाद एक वैज्ञानिक है पाराशर। पाराशर जो थे वो भारतीय विद्वान थे। वृक्ष आयुर्वेद लिखा उन्होंने। क्या लिखा पाराशर ने? ये भी याद रखना है। ये RBSc की जो बुक है वहीं से लिखा है, वृक्ष आयुर्वेद लिखा पाराशर ने। उसके बाद IPD टॉनफ्रेट, उन्होंने एक बुक लिखी जिनको हम फादर ऑफ जीन कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए इनको फादर ऑफ जीन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। JPD टॉनफ्रेट, उन्होंने एक बुक लिखी एलिमेंट्स ऑफ बॉटेनिका। कब लिखी? 1694 में। उसके बाद सिस्टमैटिक्स देख लिया। उसके बाद हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पर आते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? द्विनाम पद्धति जिसमें लैटिन भाषा का यूज़ किया गया। लैटिन नाम होते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश कॉमन नहीं होता, लैटिन कॉमन होता है। साइंस की कोई लैंग्वेज नहीं होती, इसलिए हम लैटिन, अधिकतर साइंस की जो टर्म्स हैं वो लैटिन टर्म से दिए गए हैं, लैंग्वेज से। तो सबसे पहले बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की प्रस्तावना किसने रखी? सर्वप्रथम जो इस बारे में कहने वाले जो थे वो कौन थे? गैस्पर्ड बोहिन। गैस्पर्ड बोहिन 1623 में, गैस्पर्ड बोहिन ने 1623 में सबसे पहले क्या कहा कि बायनोमियल या द्विनाम पद्धति को देने वाले थे, लेकिन उन्होंने विस्तार से नहीं दिया था, बस एक आइडिया देकर छोड़ दिया था। और आइडिया किस में दिया था? उनकी एक बुक है पाइनेक्स, उसमें उन्होंने आइडिया दिया था द्विनाम पद्धति का। उसके बाद विस्तारपूर्वक अध्ययन किसने किया? यानी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को विस्तारपूर्वक देने वाले कौन थे? कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस 1753 में। और किस में लिखा उन्होंने? उनकी एक बुक थी
स्पीशीज़ प्लांटेरम, स्पीशीज़ प्लांटेरम उनकी बुक है, उसमें उन्होंने अपना आइडिया दिया विस्तारपूर्वक द्विनाम पद्धति का। उसके बाद उसमें क्या है, थर्ड पॉइंट, किसी जीव के नाम में दो पद होते हैं या दो शब्द होते हैं। पहला तो शब्द होता है वो जेनेरिक नेम होता है वंश का नाम, और दूसरा शब्द होता है साइंटिफिक। तो जेनेरिक नेम और साइंटिफिक नेम दो टर्म होती हैं। तो जेनेरिक या जीनस का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और स्पीशीज़ का जो नाम होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। अगर इसको टाइप करके लिखें तो उसको इटालिक में लिखेंगे, अगर हाथ से लिखें तो हाथ से लिखने के बाद उन दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे, और अंडरलाइन कैसी होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है अभी कोई एग्ज़ाम में। मोर का साइंटिफिक नेम पूछा था, पेवोक्रिस्टेटस, और उसमें 4 ऑप्शन में लगभग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ऐसे एक साथ अंडरलाइन करके और अलग अलग अंडरलाइन करके और ऐसे अंडरलाइन करके दिया था। तो इसे ध्यान रखना है कि हाथ से लिखे हुए होने पे क्या होता है, अंडरलाइन तो कर लेते हैं पर ये ध्यान नहीं रहता है कि पास पास लिखे हुए होने चाहिए, अलग अलग लिखे हुए होने चाहिए और अलग अलग अंडरलाइन किया होना चाहिए, ये सही है। इसके बाद 6th पॉइंट है, जो बुक इनकी जो होती है बायनोमिनल नोमेनक्लेचर में जो भी वर्ड लिखे जाते हैं उनकी प्रकाशन कहाँ होता है, ICBN द्वारा और ICZN द्वारा प्रकाशित होती हैं ये, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और यदि वैज्ञानिक नाम लिखा है, यानी कि वैज्ञानिक का भी नाम लिखा जाता है साथ में, तो कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा और शॉर्ट में लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण देखें तो होमो सैपियंस अगर लिखें तो ये नाम दिया था लिनियस ने, तो होमो सैपियंस लीन ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। फिर अगर उदाहरण देखें गोरिल्ला ये तो अगर तीनों एक जैसे हैं तो इसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, 3 एक जैसे हैं, यानी कि जेनेरिक नेम भी सेम है, स्पीशीज नेम भी सेम है, इसलिए। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन की नीड क्या हुई, ज़रूरत क्यों पड़ी? तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन, आवश्यकता क्यों हुई? तो आवश्यकता के कारण क्या क्या हैं? एक तो विविधता जानने में या विविधताओं को, डाइवर्सिटी को समझने में, एनिमल की, जीवों की, प्लांट्स की विविधताओं को समझने के लिए ज़रूरत पड़ी, यानी उनको इजीली समझा जा सके, क्योंकि क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। प्लांट और एनिमल की विविधता को समझने में, जीवित वर्ग को पहचानने में, क्योंकि कुछ जीवित हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हैं, विलुप्त हैं, और उनको अलग करने के लिए भी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, टैक्सोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद विज्ञान, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को समझने के लिए अलग अलग ब्रांचेस में भी टैक्सोनॉमी का यूज़ होता है। हर ब्रांचेस में टैक्सोनॉमी यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर स्टार फिश, अगर उदाहरण देखिए कि एनिमल को डाइवर्सिफाई करने में, स्टार फिश, तो नाम तो सुनने में स्टार फिश लगता है, लेकिन वो ऑर्थ्रोपोडा से, गाइनोडर्मेडा से बिलोंग करता है। और अगर सिल्वर फिश की बात करें तो सिल्वर फिश भी फिश नाम जैसा लगता है, लेकिन ये ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो ये सेम क्योंकि नाम अगर देखें तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनको हम साइंटिफिक अगर नेम से ध्यान में रखें तो फाइलम के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं टैक्सोनॉमी का डिटेल में। टैक्सोनॉमी को 3 पार्ट हैं, जैसे कि एक आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल या कृत्रिम तरीके से भी इनको क्लासिफाई किया गया, नेचुरल तरीके से भी और फाइलोजेनेटिक तरीके से, तीनों के बारे में एक करके पढ़ेंगे। तो आर्टिफिशियल अगर क्लासिफिकेशन किया गया है तो उनके आधार क्या है? उनका आधार है कुछ ही लक्षणों के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया कृत्रिम तरीके से, यानी जीवों और एनिमल के वर्गीकरण का आधार कुछ ही लक्षण को ध्यान में रखकर किया गया। तो इनसे संबंधित जो साइंटिस्ट है उनके नाम हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है थियोफ्रेस्टस, याद रखना है। उसके बाद है जॉन रे, फिर है एंड्रिया कैरिपिना, फिर गैस्पर्ड बुहिन और कैरोलस लीनियस। ये 5 नाम अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किससे संबंधित है, यानी कि कौन से क्लासिफिकेशन से संबंधित है पूछा जाए, तो आपको बताना है कि आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम क्लासिफिकेशन से संबंधित है। अब इनकी बुक के बारे में देखते हैं। थियोफ्रेस्टस
ने कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और हिस्टोरिया प्लांटेरम में हर्ब्स, श्रब्स और ट्री के बेस पर इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया। प्लांट्स को 3 पार्ट में मेन मोटा मोटा डिवाइड किया गया बाह्य लक्षणों के आधार पर। और जॉन रे ने कौन सी बुक लिखी है? मेथोडस प्लांटेरम। मेथोडस प्लांटेरम में इसी ऊपर वाले को मॉडिफिकेशन कर दिया, थोड़ा मॉडिफाई करके बता दिया। फिर एंड्रिया कार्पिनो ने क्या लिखा बुक में? बुक कौन सी लिखी? डी प्लांटिस बुक लिखी। इन्होंने क्या क्लासिफाई किया? वुडी कैरेक्टर रखे और हर्बेशियस कैरेक्टर रखे, इन दोनों के आधार पर वर्गीकृत किया। फिर यानी लकड़ी के और हर्ब्स के आधार पर। फिर गैस्पर्ड बोहिन ने बुक लिखी पायनिक्स। उसके बाद कैरोलस लिनियस ने कौन सी बुक लिखी? बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर नॉर्मल नेचुरल वर्ल्ड, जेनेरा प्लांटेरम और स्पीशीज प्लांटेरम। ये 3 बुक किसने लिखी? कैरोलस लिनियस ने। इनकी बुक इंपॉर्टेंट है। बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर नेचुरल वर्ल्ड, जेनेरा प्लांटेरम और स्पीशीज प्लांटेरम, तीनों बुक का नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद इन्होंने क्या बेस रखा? बेस क्या था इनका? सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई किया कैरोलस लिनियस ने, ध्यान रखना है। और एंथर में के कितने ग्रुप? 24 ग्रुप डिवाइड किए। ये हम बॉटनी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी, तब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेचुरल वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर किया गया? आकारिकी, बाह्य संरचना के आधार पर किया गया। इससे संबंधित जो वैज्ञानिक हैं वो कौन कौन है? डी जेसू, उन्होंने मोनोकोट डाइकोट के आधार पर वर्गीकृत किया और जेनेरा प्लांटेरम बुक लिखी। जेनेरा प्लांटेरम अभी तक हमने 2 बार देख लिया, एक तो कैरोलस लिनियस ने लिखी, दूसरी डी जेसू ने लिखी। अभी एक और वैज्ञानिक आएंगे, उन्होंने भी जेनेरा प्लांटेरम। तो 3 वैज्ञानिक का नाम याद रखना है कि जेनेरा प्लांटेरम बुक 3 वैज्ञानिक की है और तीसरा है बेंथम हुकर। दूसरा वैज्ञानिक डी कैंडोले, उन्होंने वस्कुलर कॉटिलेडन के आधार पर वर्गीकृत किया। फिर बेंथम हुकर ने कौन सी बुक लिखी? जेनेरा प्लांटेरम। और जॉन लिंडले लास्ट वैज्ञानिक थे। इन चारों वैज्ञानिक का नाम अगर रिलेट करना पूछे जाए तो नेचुरल क्लासिफिकेशन से रिलेट करेंगे। और एक नोट डालते हैं कि अगर हर्बेरियम शीट पर क्लासिफिकेशन पूछा जाए कि हर्बेरियम शीट में सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन यूज़ किसका किया जाता है, तो बेंथम हुकर का किया जाता है। अगर प्लांट टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं डिटेल में, तब इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी बेसिक जो बुक में दिया हुआ है उतना ही हम पढ़ेंगे, क्लास 11th RBSc और NCERT दोनों। फिर थर्ड है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, थर्ड टाइप है जिस बेस पर टैक्सोनॉमी को डिवाइड किया गया है। ये किसने दिया था? डार्विन ने, और नेचुरल सिलेक्शन का आधार था ये, यानी कि जाति की उत्पत्ति से लेकर अब तक का जो विकास है यानी उनके पूर्वजों का और सबके विकास का अध्ययन करना फाइलोजेनेटिक स्टडी कहा जाता है। तो इस आधार पर जो वैज्ञानिक थे जो समर्थन दिया वो कौन कौन थे? टेकजन और एंगलर प्रेंटलर और हचिनसन, फिर है क्रोंग्यूइस्ट है, थॉर्न है और डेलग्रेन है। ये 6 वैज्ञानिक जो हैं ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से रिलेट करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया 18th सेंचुरी में, 1758 में। इन्होंने प्लांटी और एनिमलिया 2 पार्ट में डिवाइड किया। उसके पहले भी एरिस्टोटल ने क्या कह दिया था कि अरस्तु ने लाल रंग की उपस्थिति के आधार पर एनेमिया और एनीमिया 2 टर्म दी थी। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हेक्कल ने 1866 यानी 19th सेंचुरी में दी थी। उन्होंने प्रोटिस्टा टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। प्लांटी एनिमलिया पहले से थे जो कि इन्होंने दे दिए थे कैरोलस लिनियस ने। फिर 4th किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कॉपलैंड ने दिया 1938 में, 20th सेंचुरी में। इन्होंने कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस कराया? मोनेरा यानी प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट किया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को किसकी उपस्थिति के आधार पर? केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को पृथक किया। फिर प्रोटिस्टा प्लांटी, ये तो हेजिटेस हैं। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया RH व्हिटेकर ने 1969 में। इन्होंने 5 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया, इन्होंने फंगी को इंट्रोड्यूस कराया, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आधार क्या क्या है क्लासिफिकेशन का आधार? व्हिटेकर ने क्या बेस लिया? व्हिटेकर ने सबसे पहले कोशिका की संरचना को ध्यान में रखा,
फिर थैलस की संरचना को ध्यान में रखा, पोषण की विधि को ध्यान में रखा, जनन विधि को और जाति वृत्ति अध्ययन, इन पांचों लक्षणों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया। तो यहाँ देखते हैं हम कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एनिमिलिया को अब अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले कोशिका के प्रकार के आधार पर ये प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, 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 यूकैरियोटिक, ये पांचों अलग अलग कर दिए। फिर थैलस की संरचना है, कोशिका की संरचना के आधार पर ये दोनों तो एक कोशिकीय हो गए, बाकी पीछे के लिए बहुकोशिकीय। कोशिका भित्ति, मोनेरा में तो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, बैक्टीरिया में सभी जानते हैं, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है। और यानी कि अगर यू बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें होती है, और आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें नहीं होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, फंगी में काइटिन की बनी होती है, प्लांटे में सेलुलोज की और एनिमिलिया में नहीं होती। केंद्रक झिल्ली मोनेरा में नहीं होती, प्रोटिस्टा में होती है और फंगी में भी होती है, बाकी सब में केंद्रक झिल्ली होती है, सिर्फ प्रोकैरियोट को छोड़कर, मोनेरा को छोड़कर बाकी सभी में प्रेजेंट है। पोषण में दोनों प्रकार से हो सकता है, इसमें स्वपोषी परपोषी दोनों हो सकता है, और फंगी में परपोषी होता है, प्लांटे में स्वपोषी और एनिमिलिया में स्वपोषी। जनन इसमें दोनों में फ्यूजन विधि के द्वारा यानी कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं, संयुग्मन के द्वारा, बाकी सब में फर्टिलाइजेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, इसके बाद हम अगले से पांचों के बारे में पढ़ेंगे, पांचों किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।